ज्ञान की भूख शांत करने के लिए पेट की भूख को मारा। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। कल है 14 अप्रैल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, इसलिए हम भीमराव अंबेडकर की कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी को शुरू करते हैं। मार्च 1933 में भारत के संविधान का स्वरूप बनाने वाली संवैधानिक सुधारों संबंधी ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया। ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों में इस पर विचार किया जाना था। इस वाइट पेपर पर अलग अलग नेताओं ने अलग अलग विचार रखे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि श्वेत पत्र गलत रूल है, जो ब्रिटिश राजसत्ता का नियम है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वह शांति के संग राज्य की कल्पना अब पीछे हट रही है। इसी समय बंगाल विधान परिषद ने पूना पैक्ट को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए कहा कि बंगाली हिंदू नेताओं ने पूना पैक्ट समझौते में पूरी तरह से भाग लिया है। बंगाली नेताओं ने उस समय पूरी चर्चा की थी और अब उनका यह कहना कि वे इसमें शामिल नहीं थे, यह उनका सरासर झूठ है। व्हाइट पेपर की घोषणा के बाद प्रतिनिधित्व करने के लिए 17 सदस्यों की एक ज्वाइंट कमेटी नियुक्त की गई, जिसमें अंबेडकर का भी नाम था। 23 अप्रैल 1933 को अंबेडकर ने एक बार फिर गांधी जी से यरबदा जेल में मिले। अंबेडकर की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन हिंदू नेताओं का अंबेडकर के प्रति व्यवहार बदल नहीं रहा था। दलितों की सेवा के योगदान के लिए महाराज सयाजी गायकवाड़ का बम्बई में सत्कार होने वाला था। स्वागत समिति ने अंबेडकर का नाम वक्ताओं में रखा, लेकिन जातिवादी लोगों ने नाम हटा दिया। एक और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अंबेडकर को अपने पास बैठाकर चर्चा करते थे, लेकिन भारत के हिंदू समाज को उन्हें पास बैठाना स्वीकार नहीं था। लंदन रवाना होने से पहले 2 सप्ताह तक कई सभाओं में भाग लेते रहे। 12 अप्रैल को परेल बम्बई नगर पालिका की शिक्षा समिति के समारोह में अंबेडकर ने कहा, मेरा सारा जीवन विद्यार्थी के रूप में व्यतीत हो, ऐसी मेरी इच्छा थी। ज्ञान की भूख को शांत करने के लिए मैंने पेट की भी भूख को मारकर अनेक ग्रंथ खरीदे। प्रधान अध्यापक की नौकरी स्वीकार कर किताबें पढ़ने के सुख के साथ समय व्यतीत करूं, मेरी इच्छा थी, लेकिन गरीब, उपेक्षित, अछूत समाज के अधिकारों के आंदोलन में समाज का काम करने का सौभाग्य मिला है। इसी दौरान अंबेडकर ने अछूतों के प्राइमरी चुनाव के बारे में गांधी जी की क्या राय है, यह जानने के लिए गांधी जी से मिलना तय किया। इधर जगह जगह सभाओं में जाना होता था, कोर्ट में कुछ मुकदमे चलाने थे और लंदन जाने की भी हड़बड़ी थी। घर परिवार का कामकाज भी देखना था। 23 अप्रैल 1933 को अंबेडकर अपने सहयोगी मोरिस शिंदे, चित्रे, गायकवाड़ चौहान के साथ गांधी जी से मिले। यरबदा जेल में आम के पेड़ के नीचे अछूतों के चुनाव, छुआछूत निवारण आदि विषयों पर शांति के साथ सुखद वार्ता हुई और अंत में गांधी जी ने अंबेडकर को फूलों का गुच्छा भेंट किया तथा लंदन यात्रा की शुभकामनाएं दी। 23 अप्रैल 1933 को अछूत समाज की ओर से आयोजित दामोदर हॉल परेल में बाबा साहेब को सम्मान पत्र दिया। बाबा साहेब ने अपने भाषण में कहा, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के समय में बहुत दुविधा में फंस गया था। यदि अंग्रेजों के खिलाफ होता तो उनसे कुछ नहीं मिलता, और यदि गांधी जी से झगड़ा करता तो वह कुछ भी समर्थ नहीं करते। अछूतों के हक में जो कुछ कमियां रह गईं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। अंग्रेज सरकार से अधिकार दिलाने के लिए मैं संघर्ष जारी रखूंगा। मुझे विदा करने के लिए गरीब लोग अपनी रोजी मजूरी छोड़कर बंदरगाह पर नहीं आवे।
मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। अछूतों के भविष्य की चिंता में खुद को भूल गया हूँ। 24 अप्रैल को अंबेडकर संयुक्त समिति के कामकाज के लिए लंदन रवाना हुए और 6 मई 1933 को लंदन पहुँचे। 8 मई को गांधी जी द्वारा आत्मशुद्धि के लिए शुरू किए अनशन की खबर लंदन में पड़ी। अपने सहयोगियों से पत्र द्वारा पूरी जानकारी मालूम की। वह भारत में अपने सहयोगियों के निरंतर संपर्क में रहते थे तथा ऐसे विकट समय में साथ देने के लिए प्रशंसा करते थे। अपने अखबार जनता के संपादक भास्कर राव के योगदान की भी पत्र द्वारा सराहना की तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। जनता अखबार का अंबेडकर विशेषांक देखकर बाबा साहेब ने लिखा कि सिर्फ मेरा गुणगान ही करना ठीक नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा तथा मेरे जैसे लोगों द्वारा अछूतों के उत्थान के लिए उठाए मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा हो। अंबेडकर जनता अखबार के लिए काफ़ी लिखते थे। इसी दौरान गवई गुट की ओर से यह अफवाह फैला दी कि अंबेडकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले हैं। सूबेदार सवावतकर ने अंबेडकर को पत्र भेजकर लिखा, अछूतों की समस्या हल किए बिना दलितों का राजा अंबेडकर इस तरह का कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेगा। ऐसा दलित समाज में विश्वास है। इस पत्र के जवाब में लंदन से अंबेडकर ने सवावतकर को पत्र लिखा। धर्मांतरण की समस्या के बारे में लंदन में गवई के साथ चर्चा हुई थी, लेकिन गवई को हमने बताया था कि हम इस्लाम धर्म कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमारा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर है। फिर अछूतों के भविष्य की चिंता के बारे में मैं इतना व्यस्त हूँ कि अपने को भूल गया हूँ। अछूतों की समस्याओं का समाधान किए बिना मुझे खुद के बारे में विचार करने का समय नहीं है। मेरी बात गवई अच्छी तरह से समझ गए थे, लेकिन फिर भी झूठी बात फैला दी जिसका मुझे ताज्जुब हो रहा है। बाबा साहेब रात दिन लिखने पढ़ने चर्चा आदि में व्यस्त रहते थे, जिससे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पा रहे थे। डायबिटीज़ से बहुत परेशान थे। आँखों की रोशनी कमज़ोर होती जा रही थी। चश्मा भी बदलवाया, हिम्मत व हौसले भी भरे। उस विद्वान का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। अपने आँखों की रोशनी चली जाने की कल्पना मात्र से वह सिहर उठते थे। कभी कभी वह सोचते थे कि उनकी आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। यह सोचकर वह बच्चों की तरह रो पड़ते थे। एक बार सिसकते हुए उन्होंने कहा, आँखों की रोशनी गई तो पढ़ना रुक जाएगा और पढ़ना बंद हो जाएगा तो जीने से क्या फ़ायदा। अंबेडकर जब लंदन में थे तो पूना पैक्ट के खिलाफ भारत में जोरदार माहौल बन गया। जिन नेताओं ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे या मंजूरी दी थी, उनमें से ज़्यादातर अब विरोध के झंडे लेकर खड़े थे। जो रविंद्रनाथ टैगोर पहले पूना पैक्ट से बहुत खुश थे, वह भी अब विरोध के गीत गाने लग गए और बंगाल के हिंदू नेताओं के साथ पूना पैक्ट रद्द करने के प्रस्ताव के पक्ष में हो गए। हिंदू महासभा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को टेलीग्राम भेजकर लिखा कि पंजाब में तो छुआछूत की कोई समस्या ही नहीं है, इसलिए पूना पैक्ट पंजाब में लागू नहीं किया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लंदन में ज्वाइंट कमेटी के अधिवेशन में अंबेडकर 3 अक्टूबर 1933 को भारतीय प्रतिनिधियों की ज्वाइंट कमेटी का अधिवेशन लंदन में शुरू हुआ। 23 अक्टूबर को सर विंस्टन चर्चिल के साथ चर्चा हुई। अंबेडकर की चर्चिल से बहुत नोकझोंक हुई, लेकिन आत्मविश्वास, साहस व जानकारियों से भरे अंबेडकर के आगे चर्चिल सहित दूसरे ब्रिटिश राजनेताओं की बोलती बंद हो गई। कमेटी ने नवंबर 1933 में अपना काम पूरा कर लिया। जो चर्चा हुई उसके आधार पर संविधान लिखने के लिए एक छोटी कमेटी बनाई गई। अंबेडकर कुछ दिनों के लिए लंदन में ही रुके। वह अपनी किताब भारत में सेना के संबंध में सामग्री इकट्ठी करना चाहते थे। लंदन प्रवास के दौरान सितंबर व अक्टूबर में अंबेडकर अलग अलग स्थान, जिनमें प्रसिद्ध इंपीरियल होटल, मॉन्टेग्यू होटल तथा
ब्लूमसबरी रोड के पैलेस होटल में रहे। पैलेस होटल में निवास के दौरान भारत में महार व चमार समाज के विवाद के बारे में एक पत्र लिखा। उसकी भी यहाँ जानकारी देना जरूरी है। वहाँ से एक पत्र में उन्होंने लिखा, मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि मैं चमारों व महारों में भेदभाव करता हूँ, यानी महारों का पक्ष लेता हूँ। यह झूठ है और इस तरह की ओछी बातों से मैं ऊब गया हूँ। महाराष्ट्र में चमार कम संख्या में हैं और आंदोलन में ज़्यादातर महार ही हैं। फिर देशस्थ महार कहते हैं कि मैं कोकड़ी महार हूँ। कोकड़ी महार कहते हैं कि मैं देशस्थ महारों की सलाह पर चलता हूँ। एक पार्टी के लोग कहते हैं कि मैं दूसरी पार्टी की मुट्ठी में हूँ। जब तक जातियाँ हैं यह वाद विवाद चलता ही रहेगा और इस कड़वाहट का अंत जाति के अंत के साथ होगा। इस संबंध में दंतोपंत पवार से उनके बीच मतभेद थे, जिसके कारण बाबा साहेब दुखी थे। आखिर एक दिन दुखी होकर पवार को लिखा, गोलमेज परिषद का काम समाप्त होते ही मैं राजनीति व सार्वजनिक कार्य छोड़कर वकालत की ओर ही ध्यान देने वाला हूँ। 8 जनवरी 1934 को विक्टोरिया जहाज़ द्वारा अंबेडकर लंदन से बंबई पहुँचे। जहाज़ से उतरे तो वह बहुत खुश नजर आ रहे थे। बंदरगाह पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, हो सकता है कि जॉइंट कमेटी व्हाइट पेपर में दर्ज सुझावों पर कुछ बदलाव करे, लेकिन मोटे तौर पर हम सभी सुझाव स्वीकार कर लेंगे और अन्य मांगों के लिए संघर्ष करेंगे। भविष्य की योजना के बारे में पूछे जाने पर अंबेडकर ने कहा, राजनीति में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है। इन दिनों आर्मी इन इंडिया नामक बुक लिख रहा हूँ, जिसे जल्दी ही पूरी करने की कोशिश करूँगा। इस ग्रंथ के लिए बाबा साहेब ने लंदन से भी काफ़ी सामग्री एकत्रित की थी, लेकिन यह ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण हम उनकी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रह गए। समाज की पीड़िताओं के लिए वह खुद की पीड़ा भूल गए। 1930 से 1934 तक शोषित समाज के मानवीय अधिकारों के लिए अंबेडकर पिछले 4 साल से देश विदेश में भाग दौड़ कर काफ़ी शारीरिक व बौद्धिक परिश्रम कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। डायबिटीज के कारण पैरों में दर्द होता था, आँखों की रोशनी भी कमज़ोर होती जा रही थी। ऐसे में वह आराम व शांति के लिए किसी शांत एकांत जगह पर जाना चाहते थे। पहले बोर्डी और फिर समुद्र के किनारे महाबलेश्वर में कुछ दिन आराम किया। बोर्डी से कमलकांत चित्रे को उन्होंने पत्र लिखा, शांत सागर मानो मुझे पुकार रहा है और मुझे उसका आमंत्रण स्वीकार करना ही चाहिए। मैं अभी तैरने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ भी मित्रगण मिलने आ जाते थे। उन दिनों वह अपना सिर मुड़वाकर ऐसे कपड़े पहनते थे मानो सन्यासी भिक्षु हो गए हों। समाज की चिंता मानो उनकी नियति बन गई थी। वह वहाँ ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाए और 8 जनवरी 1934 को बम्बई आ गए। मई 1934 में अंबेडकर कोल्हापुर के पास पंढारगढ़ में फिर स्वास्थ्य लाभ के लिए गए। वहाँ कुछ दिन आराम करने के बाद बम्बई लौट आए। देश में उस समय उन जैसे विद्वान को सरकार चाहती तो कई उच्च पदों पर नियुक्त कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने फिर से वकालत कर कुछ धन कमाने का विचार किया और जून 1934 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई में अंशकालिक नौकरी पर लग गए। हालांकि यह उनकी योग्यता व व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं थी, लेकिन आर्थिक मजबूरियों के कारण उस छोटी नौकरी को भी स्वीकार करना पड़ा। उन दिनों भारतीय संविधान का बिल ब्रिटिश संसद में विचार विमर्श के लिए पेश किया जाने वाला था, जिसके लिए अंबेडकर को खुशी का एहसास हो रहा था। हिंदू व्यवस्था पर आक्रामक व्यवहार के कारण डॉक्टर अंबेडकर के कई रूढ़िवादी हिंदू दुश्मन बन गए थे। उन्हें मारने की धमकियों के साथ 2-3 बार मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन निडर डॉक्टर अंबेडकर ने ना तो अपना आंदोलन रोका और न ही आंदोलन की आक्रामकता कम की। वह सवर्ण हिंदू विरोधियों को बहुत बुद्धिमत्ता से कलम व वाणी के माध्यम से संवाद करते थे और हिंदुओं को यह समझाने की
पूरी कोशिश करते थे कि वे अपनी जातिवादी व भेदभावपूर्ण मानसिकता में बदलाव लाएं। उन्हें दार्शनिक डॉक्टर जोसन का वह कथन याद आया कि महोदय, मैं आप लोगों के सामने अपने विचार रख सकता हूँ, लेकिन उसको समझने की अक्ल मैं आपको नहीं दे सकता। सन 1934 में तो डॉक्टर अंबेडकर को पूरा एहसास हो गया था कि रूढ़िवादी लोग उनकी हत्या कर देंगे, इसलिए उन्होंने अपना कच्चा वसीयतनामा तक लेकर रख दिया था और उसकी एक कॉपी अपने सहयोगी भाऊराव गायकवाड़ को नासिक भी भेज दी थी। उन्होंने वसीयतनामे में लिखा, मेरे बाद आप सभी लोगों को अछूतों के उद्धार का आंदोलन जारी रखना होगा और यदि आप लोगों को रुपयों पैसों की ज़रूरत पड़े तो मेरा एक मकान बेचकर पैसा इकट्ठा कर लेना। लेकिन साहसी बाबा साहेब को मारने की हिम्मत किसी की नहीं हुई।